Hello, my lovely students out there. This is ARK representing ARK 9. Dear, all students, pay attention. कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 आई नो दैट वेरी वेल, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ा होगा, लेकिन सुनो यहाँ पर ना कुछ अलग होगा। अलग कैसे होगा समझना। अलग का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 2002 के एक्ट को अमेंड कर दूंगा, ऐसा नहीं है। अमेंडमेंट बताऊंगा ये जरूर है। अब ध्यान सुन जाना, क्योंकि ना अगर हम जिससे थोड़ा एग्जामिन करें ना पूरे चैप्टर को, तो हम जानते हैं कि हमने एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट ऐसे देख रहा है तो उसके लिए नहीं है, ऑफकोर्स दोनों देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्जामिनर कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि क्वेश्चन इसमें स्ट्रेट पूछ लेता है और कई बार सिचुएशन बना के देता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, क्योंकि हमारी कंट्री में ना सीसीआई की बहुत जरूरत रहता है। सर सीसीआई, जी हाँ, कुछ भूली पुरानी यादें दिलाता हूं और उम्मीद करता हूं फटाफट मेरे साथ समझेंगे चीजों को। हम जानते हैं कंपटीशन कमीशन, देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब सर ये कहानी यहां से नहीं शुरू होती है, सुनना, ये कहानी शुरू होती है यूएस से। कंपटीशन एक्ट 2002 की कहानी शुरू होती है दरअसल यूएस से। यूएस में, ध्यान सुनना, लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनाऊंगा, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ध्यान सुनना। 1890 में सर, कब? 1890 में यूएस में क्या हुआ था, कुछ ऑयल प्रोड्यूसर्स थे। कौन? ऑयल प्रोड्यूसर्स। उन ऑयल प्रोड्यूसर्स ने क्या करा, अपने एक एसोसिएशन बना लिया। ध्यान सुनना, बेसिक पता होना जरूरी है ताकि चैप्टर पढ़ने में तब तो मजा आएगा यार। ऑलराइट, सो ऑयल प्रोड्यूसर्स ने क्या करा था, अपना ना एक एसोसिएशन बना लिया और वो सब आपस में मिलके अपना ऑयल का जो भी प्रोडक्शन होता था वो सेल किसको कर देते थे? एसोसिएशन को। अब एसोसिएशन क्या करता था, मार्केट से मनचाही प्राइसेस चार्ज करता था। अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट किस पे जाएगा सुनो ना यार, किस पे इंपैक्ट जाएगा? कंपटीशन पे जाएगा, कंज्यूमर पे जाएगा। दे वर ट्राइंग टू क्रिएट मोनोपोली। इस घटना को देखते हुए क्या हुआ, सिविल वॉर छिड़ गया। जी हाँ, यूएस में सिविल वॉर छिड़ गया। सर सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? सर झगड़े वगड़े हो गए। सिविल वॉर का मतलब होता है द वॉर बिटवीन बिटवीन द ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द सेम कंट्री। मतलब अगर हम कहें सेम कंट्री के ही लोगों के बीच में वॉर हो जाना। अब यहाँ पर जो वॉर था स्पेसिफिकली किसको लेके हो गया? बिजनेस के लेके। यार ये क्या हो रहा है भाई, ये लोग प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे में देखते हुए, जी हाँ, कांग्रेस, इंडिया की कांग्रेस नहीं कह रहा हूं, यूएस कांग्रेस, ठीक है, वहां की गवर्नमेंट ने शर्मन एक्ट पास किया। शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट पास किया। उस एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि ऐसी प्रैक्टिसेस, जी अभी मैंने एग्जांपल दी ना, ऐसी प्रैक्टिसेस को कंट्रोल किया जाए। अब देखो, ये कहानी शुरू हुई थी 1890 के अंदर यूएस से। ऐसे ना फिर और भी अमेंडमेंट्स होते रहे वहां पे। कस्टल एक्ट बनाया, ठीक है, और क्लेटन एक्ट बना। उसके बाद में फिर हम इंडिया की तरफ आए दौड़ के, क्योंकि इंडिया में भी ना प्रॉब्लम क्या था समझो। इंडिया में भी कंपटीशन को देखते हुए हमने देखा कि बेसिकली जो बड़े ग्रुप से मतलब से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, उन लोगों को तो है ना लाइसेंसिंग इजीली मिल जाता था। बिजनेस करने के लिए लाइसेंसिंग, उनको लाइसेंस इजीली मिल जाता था। और जो स्मॉल लेवल में जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स थे, उनको लाइसेंसिंग के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब ऐसे में क्या हुआ, जब बड़े बिजनेस व्यापारियों को, जी हाँ, बड़े व्यापारियों को लाइसेंस मिलने लग गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो लोग अपने मर्जी के हिसाब से मार्केट को रन करेंगे, अपनी मर्जी के हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइस चार्ज करेंगे। तो ये मोनोपोली डिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस नाम का आपको याद होगा, MRTP एक्ट 1969 को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि मोनोपोलीज क्रिएट नहीं करने देंगे। अच्छा, ध्यान सुनते जाना। फिर क्या हुआ भाई साहब, 1991 में हम जानते हैं लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन करके हमने हमारी इकोनॉमी को रिफॉर्म किया, क्योंकि 1991 तक इंडिया की इकोनॉमी का बैंड बच चुका था। आप लोग जानते होंगे अगर पढ़े हैं तो ये कॉन्सेप्ट। अब क्या हुआ, जब हमने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या खड़ी हो गई? ग्लोबलाइजेशन का मतलब जब हमने इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करना स्टार्ट किया। तो प्रॉब्लम क्या था, विदेशी कंपनियां इंडिया आ रहा है, हम इंडिया से बाहर जा रहे बिजनेस करने के लिए। अब अगेन एक ऑब्जर्व किया गया कि जो ये MRTP एक्ट था ना उस टाइम में, इसमें भी कई सारे फ्लॉज थे। सर मतलब अब देखो ये क्या कर रहा है, मोनोपोलीज, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। मतलब अगर हम देखें ना इन सिंपल वर्ड्स, कंपटीशन क्या आपको लगता बुरा है? ऑफ कोर्स नॉट। कंपटीशन इज गुड फॉर इकोनॉमी, और गुड फॉर व्हाट? इकोनॉमी, गुड फॉर कंज्यूमर्स। सर कैसे? अब एक बात बताओ ना, आपको जब कंपटीशन होगा, ज्यादा अच्छा कंपटीशन होगा, तो आपके पास में चॉइसेस अवेलेबल होंगी। और चॉइसेस कैसे अवेलेबल होंगी? एट रीजनेबल प्राइसेस। अभी एक बात बताओ,
देखो समझो, आपको कोई मार्केट जाते हो, आप कोई प्रोडक्ट देखते हो, आपको पता लगता नहीं इस कंपनी का, नहीं इस कंपनी का ले लूंगा, नहीं यार इस कंपनी का ले लेंगे, तो आपके पास में चॉइसेस अवेलेबल होंगी। अब पता लगे कि आपको बेचने वाला एक ही है और आपकी वो नेसेसिटी है, तो मजबूरी में लेना ही पड़ेगा। अब वो कोई भी प्राइस चार्ज करे उसका, बात पकड़ में आ रहा है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये समझेंगे कि एमआरटीपी एक्ट। अब देखो ऐसे तो बहुत सारी बातें पढ़ने की है, मैं तो बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा प्राइम फोकस कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है, ऑलराइट। सो कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज हुआ आफ्टर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कि हमारे ना एक्ट्स के अंदर, हमारे एक्ट्स के अंदर कुछ बदलाव होना चाहिए। कौन सा एक्ट था हमारा उस वक्त? एमआरडीबी, मोनोपोली प्रैक्टिसेस। तो कहीं ना कहीं ये देखते हुए, अच्छा ये बता दूं पहले, ये जो एमआरटीपी थे ना, इसको लाने वाली कमेटी का नाम था सचार कमेटी। अरे भाई चल जाओ, प्रचार कमेटी, ठीक है सर, इसका नाम याद रखना। नहीं, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अब मुझे पता है कुछ लोग बोले नॉलेज के लिए आगे कर दो, अरे नहीं, ध्यान सुनते जाओ। फिर कॉम्पिटिशन एक्ट को लाने वाली राघव कमेटी थी, राघव कमेटी, ठीक है सुन लो ध्यान से, राघव कमेटी थी कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को इंट्रोड्यूस करने वाली। पर आपको मजे की बताऊं, उस कमेटी ने जो जो एज इट इज अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को बताई, उसकी रिकमेंडेशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया गया और कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को इंट्रोड्यूस किया गया। और उसका पर्पस मैं अब यहां बता दूं पहले फटाफट से कि क्या था, ताकि किसी भी तरह की जो एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिस होती हैं उन्हें रोका जाए। अब एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस भी बताऊंगा डिटेल में, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 सबके बारे में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं। ऐसी प्रैक्टिसेस जो मार्केट में कंपटीशन को खत्म कर रही हो, ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं कर देंगे, क्योंकि कंपटीशन एक्ट 2002 का पर्पस क्या था? प्रमोट कंपटीशन, क्या था पर्पस? प्रमोट कंपटीशन। वो कुछ बोलना, प्रमोट कंपटीशन। अब कंपटीशन प्रमोट करने के लिए हमने क्या देखा कि एक ऐसी स्टैच्यूटरी बॉडी बनानी पड़ेगी, जो क्या करेगी? प्रमोट करेगी कंपटीशन, एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस को रोकेगी। एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? जैसे कार्टेल क्रिएट करना, बिड रिगिंग करना, ठीक है, या ऐसे एग्रीमेंट करना जिससे क्या होगा, जो कॉम्पिटिटर है वो मार्केट से एलिमिनेट हो जाए। अब जब सोच के देखो, मार्केट में पार्टिसिपेंट करने वाले कॉम्पिटिटर्स अगर कम होंगे तो समझने वाली बात है, सारी जान तो हमारी निकल जाएगी। बात पकड़ में आ रहा है। और तुम्हें पता है ना, अगर जिसने इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया, अच्छा तुम्हें एक सच्ची बात तुम जानते हो, इलॉन मस्क इतना पावरफुल है, ठीक है, पैसे की अगर बात करें, ठीक है, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो इकोनॉमी कंट्रोल कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर सकता है, होता है, ये सब जानते हैं, ठीक है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर ये लॉज नहीं हो और एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस करके अपनी अलग ही डोमिनेंस क्रिएट कर दे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब कंपटीशन एक्ट ने ये भी कहा कि डोमिनेंस, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंपनी डोमिनेंट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी डोमिनेंस का अब्यूज करोगे, फायदा उठाओगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब ये सारी बातें ना हमें कॉम्पिटिशन एक्ट में पढ़ने को मिलेंगी, इसीलिए ध्यान सुनते रहना। एक हमने देखा जब स्टैच्यूटरी, ऑफ कोर्स एक हमने बॉडी क्रिएट किया, सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, बोलो मेरे साथ में, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इंट्रोड्यूस किया कॉम्पिटिशन 2002, वहां पे एस्टैब्लिशमेंट किया किसका? स्टैच्यूटरी बॉडी सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेजेंटली डॉक्टर संगीता वर्मा जी इनकी चेयरपर्सन है और पीके सिंह जो है इनके सेक्रेटरी हैं। इनके सेक्रेटरी मतलब सीसीआई के सेक्रेटरी, संगीता वर्मा जी के सेक्रेटरी नहीं कर रहा हूं, बात पकड़ में आ रहा है। सर इनके नाम याद रखें, भाई तुम पढ़ रहे हो ना, प्रोफेशनल्स हो, दैट्स द पर्पस ऑफ नॉलेज, यू मस्ट बी हैव। आओ अब देखो, आगे सुनो, सीसीआई का आपको रिसेंट केस भी पता होगा, अगर पढ़ने का मजा लेना हो याद रखना, इस सेशन के अंदर जम के बताने वाला हूं रियल एग्जांपल्स, सीसीआई ने कैसे कैसे बैंड बजाई है। क्यों याद आ रहा है? इनका गूगल पे 1300 करोड़, आई थिंक 47 नहीं 37 करोड़ का फाइन इंपोज किया सीसीआई ने, और ये कहा कि गूगल जो है वो कर रहा है क्या? अपनी डोमिनेंस को अब्यूज कर रहा है। वो केस स्टडी चिंता मत करो, आगे बताऊंगा सेशन में। ये तुम्हें मैं सिर्फ इतना एक है ना झलक दे रहा हूं, झलक समझ रहे हो? झलक का मतलब यहां पर यह है कि तुम्हें एक व्यू मिल जाए कि ये किस तरीके वो कर रही है। तो क्या कर रहे हैं ये? क्या करेगी? प्रमोट करेगी कंपटीशन को, इंटरेस्ट को सिक्योर करेगी, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सिक्योर करेगी, बोलो ना, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सिक्योर करेगी, इंश्योर करेगी फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन इंडिया। अच्छा इंडिया में ही है तो इंडिया का इंश्योर करना है, ठीक है।
इंश्योर करेगी फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन इंडिया, पकड़ मारा है, और प्रिवेंट करेगी एडवर्स प्रैक्टिसेस। कौन सी एडवर्स प्रैक्टिस है? जो आप कंपटीशन को खराब करने के लिए कर रहे हैं, ऐसे लोगों को रोकेगी। गूगल के ऊपर 1337 करोड़ 1337 करोड़, मजाक नहीं होता यार, तुम सोच के देखो, 1337 करोड़ का फाइन लगाया। उसके बाद मैटर एनसीएलटी गया, एनसीएलटी ने जजमेंट भी सीजा का फेवर में दिया। फिर गूगल को लगा अच्छा तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हम स्टे नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। गूगल ने क्या क्या अपील फाइल किया था कि सर सुप्रीम कोर्ट आप कृपया करके ना इस पे क्या करो, स्टे लगाओ, ये पागल हो गया एफसीसीआई। बोला पागल नहीं हुआ है। अच्छा ग्राउंड क्या दिया था वो बताता हूँ छोटा सा। गूगल ने ग्राउंड दिया था कि भाई ऐसा है, इन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है, ना इंक्वायरी करी है, और ऑन द विदाउट ऑन द स्पेसिफिक ग्राउंड्स दे आर इंपोजिंग पेनल्टी। बट सुनो मेरी बात, कोई केस हम अलग से हमारे आने वाले चैप्टर में इसी में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। बट एक व्यू दे रहा हूं यहाँ पे ताकि समझ में आ जाए कि कहां तक पहुंच जाती है पेनल्टी लगाने के मामले में। 1337 करोड़, आई होप समझ में आ रहा होगा। सो पकड़ में आया। सबसे पहले शर्मन कमेटी, मतलब अगर देखा जाए तो हम कहां से शुरू हुए थे, 1890 यूएस में शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट बनाया गया। क्या हो रहा है, चलिए अब आते हैं हमारे मॉड्यूल की तरफ, फटाफट से सुनेंगे। अब ये तुम्हें यहाँ का जो कहानी था ना, ये बताया था अभी इंट्रोडक्शन का, रीड करना है नहीं, सिर्फ सुन लिया तो अच्छी बात है, नहीं सुनना है सुन के भी तो रीड करना है। लिमिटिंग कंपटीशन, क्या ऐसा है कंपटीशन, क्या समझो यार, कंपटीशन गुड है, अच्छा है, आप समझ रहे हो ना उससे। अच्छा एक बार बताओ, जरा सोच के देखो, आप अकेले ही सीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, सोच के देखो क्या मजा आएगा आपको, नहीं ना? मतलब सोच के देखो कि आप अकेले ही एक ऐसे स्टूडेंट हो जो सीएस कर रहे हो, बस अब आपको फीलिंग आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। ऑलराइट, आइए समझते हैं। The competition's good for economy. It would be wrong to conclude that merger limit or restrict the competition. क्योंकि जब हम याद रखिएगा, जब हम पढ़ेंगे या ना कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, तो हम ये बात समझने वाले अच्छे से कि यहां हम इसे कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं। और ऑफकोर्स कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट में देखने का मतलब क्या है, चाहे मर्जर हो रहा हो, एक्विजिशन हो रहा हो, कॉम्बिनेशन हो रहा हो, ठीक है, डीमर्जर हो रहा हो, ठीक है, और भी एस्पेक्ट्स हैं, मैं जनरली बता रहा हूं जो कॉमन यहां पे कवर होंगी। इन सब में कुछ थ्रेशोल्ड्स रेफर की हुई हैं सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, आगे समझेंगे। कहा है कि भाई आपको सीसीआई की अप्रूवल लगेगी, सीसीआई की अप्रूवल लगेगी। अब एक बात बताओ, सोचो एक बार के लिए, कंपनी ए और बी आपस में मिलकर एक नया कंपनी सी बना दिए। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर ए जो है ना या बी क्या कर रहे हैं, आपस में मिलकर कंपनी सी बना रहे हैं ताकि बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मार्केट से एलिमिनेट हो जाएं, निकल जाएं। तो सर इससे तो गड़बड़ होगा, नहीं। इसी बात को अच्छे से इन्वेस्टिगेट इंक्वायरी कर कर कौन देखेगा, सीसीआई। इसलिए सीसीआई कहता है कि अगर एक परसेंटेज हम डिस्कस करेंगे, थ्रेशोल्ड जहां पर एसेट्स और टर्नओवर हम कंसीडर करेंगे, अगर वो आफ्टर कॉम्बिनेशन एक थ्रेशोल्ड को टच करता है तो आपको सीसीआई का अप्रूवल लगेगा। और सीसीआई का अप्रूवल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि नहीं करने देंगे, सीसीआई कहेगा भाई हमें एग्जामिन करने दो, कहीं तुम ऐसी प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हो ना जिसका एडवर्स इफेक्ट हो ऑन कंपटीशन। मैं उम्मीद कर रहा हूं तुमने एक जगह में पढ़ा, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन किसी को लगता है कि नहीं सर हमको स्पीड से एकदम स्लो चलना है, तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, ऑलराइट, या कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो, जहां अच्छा लगे वहां बताओ, ठीक है। आओ, it would be wrong to conclude that a merger limit or restrict competition from consumers' point of view. In merger, business enterprises achieve what could be termed as buyout of the company competitors' market share or stake. Simple सी बात है। The purpose of such acquisition could be to consolidate or to eliminate the competition posed by the acquired enterprise. It doesn't mean new competitive forces cannot emerge or survive. It is only natural for business enterprises and people who drive such enterprises to look at opportunities for acquiring more and more market share stake. Mergers, therefore, are tools in the hands of the entrepreneurial community to keep a watch on the competition and take the appropriate action. इसका मीनिंग समझना बहुत ध्यान से। देखिए, बिजनेस एक्सपांशन,
और मार्केट में अपना स्टेक बढ़ाना। आप एक बात बताओ, आपने सुना ना वोडाफोन और आइडिया आपस में मिल गए, ठीक है, वोडाफोन आइडिया। अब वोडाफोन आइडिया आपस में क्यों मिले? ताकि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर उनका मार्केट स्टेक बढ़े, मतलब उनके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है भाई? एयरटेल है, जियो है, ठीक है, जो अदर कंपनीज हैं वो उनके कौन हो गए? कॉम्पिटिटर्स। वोडाफोन इंडिया आपस में मिलके क्या किया कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स उनके ज्यादा हो जाएंगे। तो क्या ये गलत है? ऑफ कोर्स नॉट। बात पकड़ में आ रहा है? बिजनेस को बढ़ाना ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह फॉर्म में है, और एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा है, ध्यान सुनना, क्या ऐसा है कि वोडाफोन इंडिया आपस में मिलने के बाद में अपने प्रोडक्ट को बिलो द कॉस्ट सेल कर रहे हैं? अगर वोडाफोन इंडिया आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं? बिलो द कॉस्ट, उनकी कॉस्ट मान लो 10 रुपीज आती है अपने प्रोडक्ट की बनाने की, अपनी सर्विसेज की, और उसको सेल कर रहे हैं 8 रुपीज में, तो क्या वो ऐसा कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस हो गई, ताकि और लोगों को एलिमिनेट कर दें। वो नहीं करने देंगे। बात पकड़ना, ये सीसे ऑब्जर्व करेगा। सो आप मिलिए, मर्ज हुई, बिजनेस बड़ा कीजिएगा, अच्छा है। बात पकड़ में आया? ऑलराइट सर। अब इसके लिए देखो यहां पे क्या कर रहा है? फॉलोइंग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस अप्लाई टू मर्जर्स, अमालगमेशन एंड एक्विजिशन फ्रॉम कंपटीशन लॉ पर्सपेक्टिव। जैसे कॉम्पिटिशन 2002 है, फिर इसके अलावा उसके रेगुलेशंस हैं, सीसीआई के रेगुलेशंस आप बात करेंगे, जहां पे प्रोसीजर बताया गया, प्रोसीजर इन रिगार्ड टू द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रिलेटिंग टू कॉम्बिनेशन रेगुलेशन 2011। फिर सीसीआई जर्नल रेगुलेशन 2009 एंड नोटिफिकेशन इशूड बाय सीसीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये सब हम चिंता मत करो, अलग अलग फॉर्मेट में सब कुछ समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। तो एक्ट देख रहेंगे, ठीक है, साथ साथ हम देखेंगे क्या? प्रोसीजर, फिर जर्नल रेगुलेशंस हैं, और लास्ट में नोटिफिकेशंस हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, रिलैक्स होकर पढ़ना यहां से, ठीक है। अब देखो, जैसे at the behest the directive principle of state policy, first Indian competition law was enacted in 1969, was named the Monopolies and Restrictive Trade Practices in 1969. Now, economic reforms since 1981, it felt that the MRTP Act became the obsolete in the light of the international economic development, which relate more particularly to competition laws, and thus there was a need to shift the focus from curbing मतलब कंट्रोल करना, curbing monopolies to promoting competition। बोला बुद्धि बदलनी होगी, आपने लिबरलाइजेशन, अच्छी बात है जी, है ना, रूल्स रेगुलेशन थोड़े इजी किए, ग्लोबलाइज तो कर दिया, इंटरनेशनल मार्केट में आजादी दे दी बिजनेस करने की, बाहर से आने की दे दी। अब कंपटीशन बढ़ा, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो हमारा एमआरडीपी क्या कह रहा है? कर्बिंग मोनोपोलीज। अरे भाई, कर्बिंग मोनोपोली से काम नहीं चलेगा, आप कंट्रोल करते रहोगे मोनोपोलीज को, नहीं। वी नीड टू, हमें फोकस चेंज करना क्या था? कर्बिंग मोनोपोली से कहां जाना है? प्रमोटिंग कंपटीशन, कंपटीशन प्रमोट करने के लिए। बात पकड़ना, प्रमोटिंग कंपटीशन। सीसीआई प्रमोट करता है, कंपटीशन को रोकता नहीं है। बात पकड़ में आ रहा है? एमआरटीपी में क्या है? एमआरटीपी एक्ट क्या करता है? उसका फोकस ही किसकी तरफ था? पूरा कि मोनोपोली क्रिएट ना हो, कहीं पे भी मोनोपोली कहीं क्रिएट हो रहा है, रोको उसको। बात पकड़ में आया? वो काम नहीं करना है। इसके लिए यहां पे जो बोला था ना, हाई लेवल कमेटी ऑन कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ वाज कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हां, राघवन कमेटी नाम था इस कमेटी का। नाम क्या था? राघवन कमेटी, which submitted its report on May 23rd, 2002. In accordance with the recommendation of this committee, Competition 2002 was passed by the both houses of Parliament in 2002 and received the assent of the President in January 2003. It is provided for setting up of the quasi-judicial body, that is CCI, comprising of chairperson. Currently chairperson कौन है? Dr. Sangeeta Verma, और 2 to 10 other members to prevent the practicing। अब याद करो मेरे साथ में, क्या ऑब्जेक्टिव है? सीसीआई एक्ट, जी समझो ना, समझो कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, अगर वो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है तो भाई आपको कोई कोर्ट नहीं रुकेगा। लेकिन उसके बियॉन्ड जा रहे हो या उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हो, आपको कोर्ट रोक देगा, बोलेगा तेरे पर्पस क्या था और तू कर क्या रहा है। पकड़ में आ रहा हो? क्या पर्पस है? पहला, प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। याद करेंगे पहला पॉइंट, प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। प्रिवेंट प्रैक्टिसेस, सर एग्जांपल देके बताइए ना, समझो ना, समझो।
ए और बी कंपनी आपस में मिलकर एक ही इंटेंशन डिसाइड किए हुए हैं, मार्केट से बाहर निकालो किसको, अपने कॉम्पिटिटर्स को। कैसे? प्राइसेस कम कर देंगे, सप्लाई रोक देंगे, प्रोडक्शन पे रोक देंगे। बात तो करते जा रहे हो, ध्यान सुन जाना। या बिड रिगिंग हो रही है, बिड रिगिंग हो रही है, कार्टेल क्रिएट कर रहे हैं, एसोसिएशन कर लिया, बोला सुनो हम भी काम करते हैं, 10 दुकानदार रेज्यूम करने एक बार के लिए, 10 हम लोग शॉपकीपर हैं, हमारे मार्केट में नया 11वां भी उत्पन्न नहीं होगा, क्या करेंगे हम 10 आपस में मिल जाएंगे और डिसाइड कर लेते हैं। क्या डिसाइड कर लेते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस इतना ही देंगे। अब नया नया बेचारा शॉपकीपर आया है, वो सोच रहा है मार्केट में फेयर प्राइस तो यही है, लेकिन वो 10 के 10 मिलकर अपने प्राइसेस को लो कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कार्टेल क्रिएट कर रहे हैं, आपस में मिलकर बात पकड़ में आ रहा है। सो ये क्या है, एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस। सो कहता है क्या, पहला क्या कह रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। मेरे साथ बोलो एक बार, prevent the practices having adverse effect on competition। एक बार और, prevent the practices having adverse effect on competition। बोलना तो है ही, ठीक है, बोलना है तुमको। दूसरी बात, to promote and sustain the competition in markets। वापस से, to promote and sustain the competition in market। promote का मतलब क्या है, क्या मर्जर नहीं करने दूंगा, अमलगमेशन नहीं करने देंगे, हाँ कॉम्बिनेशन नहीं करने देंगे। अरे भाई हम चाहते करो, हमें बताओ, हम चाहते प्रमोट ऑफ कॉम्पिटिशन, ताकि जो नया जो भी कॉम्पिटिटर या नया जैसे बिजनेसमैन मार्केट में कदम रखे तो उसको भरोसा हो कि यहां पर एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिस नहीं होगी, बिकॉज सीसीआई है। तो सीसीआई इस बात को इंश्योर करता है कि वी विल प्रमोट कंपटीशन। थर्ड आता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। अल्टीमेटली ना जान किसकी निकलती है, कंज्यूमर की। लड़ेंगे आपस में एंटरप्रेन्योर्स और बदला किससे लेंगे। अब गूगल इंडिया ने, तुम्हें पता है गूगल ने क्या कहा है कि अगर देखो, अब रियलिटी है कि अब जब आप जानते हो एंड्रॉइड फोन्स में असली खेल किसका है, गूगल का दम है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट 1300 करोड़ 37 का अगर हमें पेनल्टी भरना पड़ गया ना, तो इसकी भरपाई हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस हाई करके लेंगे। ये रियलिटी है, मजाक नहीं कर रहे हैं कि तुम लग रहा हो मजाक कर रहे हैं, क्योंकि गूगल इंडिया, गूगल को पता है साफ, गूगल इंडिया नहीं, गूगल बोल रहा हूँ पूरा, गूगल इंडिया स्पेसिफिक इंडिया नहीं कह रहा हूँ, गूगल ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है उसका पर्पस कि अगर पेनल्टी लगा तो ऑफ कोर्स अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देगा, तो 1337 करोड़ की भरपाई आपसे ही कर लेगा वापस। पॉइंट समझना। तो अल्टीमेटली अगर ये प्रैक्टिसेस को रोका नहीं जाए तो उसका इंपैक्ट किस पे जाएगा, कंज्यूमर्स पे। और कंपटीशन एक्ट के अंदर कंज्यूमर की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। मतलब यहाँ पर याद रखें, कंज्यूमर का मतलब कौन सा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से वाला कंज्यूमर मत कंसीडर कर लेना, ठीक है, बताऊंगा, चिंता मत करो, सब बताऊंगा आगे। All right, sir. And the fourth one is to ensure freedom of trade carried on other participants in the market in India। इंडिया की चिंता में, इन इंडिया में अगर किया जा रहा है, बात पकड़ में आया। चाइना में बिजनेस चल रहा है, चाइना में हो रहा है, बाकी वहां देखो हमको नहीं पता है, पकड़ में आ रहा है, हाँ, लेकिन इंडिया में इम्पैक्ट है तो हम छोड़ेंगे नहीं। 4 इसके ऑब्जेक्टिव हैं, 4 ऑब्जेक्टिव को मेरे साथ बोलिएगा। Prevent the practices having adverse effect on competition। दूसरा बोलो promote and sustain the competition in the market। Fourth बोलो protect the interests of consumer। Fifth, ensure the freedom of trade carried on by other participants in India। अब इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन 3 and 4 जो कि एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस एंड डोमिनेंट की बात करेगा, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशंस की। 5 and 6 बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की। सर ऐसे जल्दी बोलोगे याद नहीं होगा, अरे बताऊंगा ना यार, सब बता रहा हूँ आगे देखो। सेम यहां पर फिर वापस से यहां पर बताया हुआ है आपको इस पैराग्राफ के अंदर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। की प्रोविजंस की बात करें, जी हाँ, क्योंकि बार बार कह रहा है सेक्शन 3, 4 and 5 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो की प्रोविजन ऑफ द एक्ट कंटेन सेक्शन 3, 4 and 5। थ्रू दीज sections the act declares anti comparative agreements void। सेक्शन 3 बात करता है, फिर सेक्शन 4 कहता है prohibition of abuse of dominant position, फिर 5 में रेगुलेट लार्ज कॉम्बिनेशन। लार्ज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, इसके लिए थ्रेशोल्ड चेक किया जाएगा। थ्रेशोल्ड का मतलब बड़ा जंबो साइज हो रहा है। अब जंबो साइज का मतलब क्या होगा, कोई इंच टेप लेके नापेंगे नहीं, इसकी एक मॉनेटरी लिमिट दी हुई है, उसे देखेंगे अभी देख के बताते हैं, ठीक है। सेक्शन 5 and 6 provides for regulation of the combination beyond the prescribed thresholds। मतलब अगर वो थ्रेशोल्ड टच हो गया, इन दैट केस आपको अप्रूवल लगेगा सीसीआई का। A combination includes acquisition of control, shares, voting rights, assets, as well as the cases of merger और amalgamation। बात पकड़ मारा है। कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या दिया, ध्यान से सुनना, इसको रट्टा मत मारना, समझना। कॉम्बिनेशन डेफिनेशन पे क्या है कि अगर कोई एक एंटरप्राइज क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है कंट्रोल किसी दूसरी एंटरप्राइज में,
ठीक है सर, या उसके शेयर्स एक स्पेसिफिक परसेंटेज से ज्यादा कर रहा है, जैसे 50% और मोर, या वोटिंग राइट्स या एसेट्स, बात पकड़ में आ रहा है, और साथ में मतलब मर्जर और अमलगमेशन। अब ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट है। आप सेक्शन 5 को जब देखेंगे ध्यान से, जब मैं फिर बोल दूं, रिमाइंड करा दूं, जब एक सोशल टच हो रहा होगा, जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, जरूरी नहीं है मर्जर हो रहा हो, बट एक्विजिशन हो सकता है। बात पकड़ में आ रहा है? कंपनी ए कंपनी बी को एक्वायर कर रही है, और वो एक्विजिशन जो कर रही है, मान लीजिएगा वो, अरे कहा हूं, इस टेबल के अकॉर्डिंग, आपको याद होगी पुरानी टेबल है, अमेंडमेंट हो गया है, मतलब पुराना, जिन लोगों को बहुत पुराना पड़ा उसके लिए नहीं कह रहा हूं, अब बदल चुका है, पुराने वालों के लिए कह रहा हूं। अगर वो जो एक्विजिशन कर रहा है और एक्विजिशन करके वो इस थ्रेशोल्ड के अंदर आ गया, तो भाई साहब आप कॉम्बिनेशन कर चुके हैं और आपको हमारी अप्रूवल लगेगी। हमारी का मतलब सीसीआई का अप्रूवल लगेगा। ये बात समझा रहा हूं, ठीक है? अभी आता हूं, उस पर भी आता हूं। ऑलराइट सर, अब देखो सेक्शन 6 कहता है, प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन और एंटरप्राइज शैल एंटर इनटू एनी कॉम्बिनेशन व्हिच कॉज और लाइकली कॉज एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन विद इन द रिलेवेंट मार्केट इन इंडिया एंड सच कॉम्बिनेशन शैल बी वॉइड। सच कॉम्बिनेशन शैल बी वॉइड। अब ध्यान सुनते जाओ मेरी बात को, इंटरप्रिटेशन ध्यान समझना इसकी। सेक्शन 5 ने तो डेफिनेशन दे दिया कॉम्बिनेशन का, जिसमें उसे बता दिया एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, शेयर, वोटिंग राइट्स, एसेट्स एज वेल एज इंक्लूड्स मर्जर और अमलगमेशन। वापस बोलो एक बार, कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या बोल रहा है वो? सेक्शन 5 क्या कह रहा है सर? एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, शेयर्स, वोटिंग राइट्स, एसेट्स या मर्जर, इट इंक्लूड्स मर्जर और अमलगमेशन। सेक्शन 6 क्या कह रहा है? अगर ये कॉम्बिनेशन किया जा रहा है, अगर ये कॉम्बिनेशन किया जा रहा है और उसका अगर एडवर्स एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट अगर कंपटीशन पे है, तो हम आपको अप्रूवल नहीं देंगे, मतलब होने नहीं देंगे। आप सोच के देखो, इतना आसान है मर्जर और एक्विजिशन इंडिया में नहीं है, लेकिन करना भी जरूरी है, प्रोसीजर लगाना भी जरूरी है। ठीक है, आइए चलिए सीसीआई की अगर बात करें, सेक्शन 7 में इसकी कॉन्स्टिट्यूशन बताइए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीसीआई। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीसीआई इन सेक्शन 7, the commission is a statutory body established under the act, legislative mandate enter the ally to prevent the practices, of course बता दिया यार, अभी 4 बार रिवाइज करवा चुका हूं, चारों पॉइंट है। इसका पर्पस क्या? prevent the practices having adverse effect on competition। एक बार बता दूं तुमको, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि तुम याद कर सको, मैं तुम्हारा टाइम सेव करना चाहता हूं। मैं चाहता नहीं कि तुम यहां पहले मुझे सुनो, फिर जाके तुम अपनी बुक में 1-2 घंटा निकालो, मेरे साथ पढ़ लो, ऐसा करो, बोलो। प्रिवेंट द हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। दूसरा काम क्या है इसका? प्रमोट एंड सस्टेन द कंपटीशन इन द मार्केट। तीसरा काम क्या है? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की डेफिनेशन यहाँ पर डिफरेंट है, आगे बताएंगे, ठीक है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला डेफिनेशन नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है? एंड फोर्थ काम क्या है इसका? Ensure the freedom of trade carried on by other participants in India। Clear? ये इसके 4 काम हो गए, ठीक है सर। To perform the above mentioned function under scheme of the act, commission is vested with the। अब देखो एक बात समझना, पहले आपने इसको टास्क तो दिया सीसीआई को, 4 फंक्शन परफॉर्म करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ पावर भी दिया जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि यहां क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं जो आपके काम आएगा, ठीक है? आपने भी देखा गूगल के ऊपर से 1300 करोड़ 37 करोड़ का फाइन। सर कितनी बार बोलोगे, अच्छे से यहाँ याद हो जाए इसलिए, ठीक है? फाइन इंपोज किया, एग्जाम में आगे तो लेटेस्ट आप बता सकते हो ना, क्लियर है? सो फाइन इंपोज किया। अब सोच के देखिएगा, मतलब सर इतना बड़ा मतलब पावर है इसके पास, एक्ट इससे पावर दे रहा है, और किस तरह की देता है देखो। देखो, कमीशन इज वेस्टेड विद इंक्विजिटोरियल, इन्वेस्टिगेटिव, रेगुलेटरी, एडजुडिकेटरी एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन। जी हाँ, अलग अलग तरह से उसको पावर दिया हुआ है, चाहे वो इंक्वायरी करने के फॉर्म में इंक्वायरी कर सकता है, जी हाँ, इसको कहीं से इंफॉर्मेशन मिला तो इंक्वायरी कर सकता है, या फिर हम बोले इन्वेस्टिगेट करना है मैटर को, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट करना है, इन्वेस्टिगेट करने का पावर है इसके पास में,
रेगुलेट करने का पावर है। अंडर सेक्शन 5 एंड 6 आपने देखा, सेक्शन 6 में क्या कर रही है, वो रेगुलेट कर रही है कॉम्बिनेशन को। रेगुलेट का मतलब क्या है कि भैया अगर आपको मर्जर, अमलगमेशन या कॉम्बिनेशन, ऑफ कोर्स इन सिंपल वर्ड्स कॉम्बिनेशन कर रहे हो, तो आपको ना पहले हमसे पूछना पड़ेगा रेगुलेट कर रहा है। एडजुडिकेटरी, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो पेनल्टी भी इंपोज कर सकता है। एंड एडवाइजरी जुडिक्शन, एडवाइस जुडिक्शन का मतलब क्या है, यहां पर आपने सुना भी होगा कि ये क्या करता है, कंपटीशन एडवोकेसी। जी हाँ, कैसे मार्केट को और बेहतर बनाया जाए उस पर सीसीआई अपनी एडवाइजेस, अपनी रिकमेंडेशंस किसको देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंसीडर करने के बाद में कंपटीशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट ला सके। अभी ना एक बिल भी रखा गया है, जी हाँ, कंपटीशन बिल 2023, उसमें खास तौर से कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस दी गई हैं। अभी वो अंडर प्रोसेस है, कुछ जगह पे मतलब जगह पे ट्रैवल नहीं कर रहा है, मतलब फाइनलाइज नहीं है। अब ये एडवाइजरी फंक्शन भी प्ले करती है, ठीक है। Alright, sir. As such, purpose of filing information before the commission is only to set up ball rolling as per the provision of the act. सबसे पहले क्या होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगा तो वहां से इनिशिएट करेगा। ये बॉल रोलिंग का मतलब समझते हैं ना, बॉल रोलिंग का मतलब है कमेंस करना। ये एकदम है एक तरीके का, क्या कर रहा है बॉल रोलिंग का मतलब क्या है, कमेंस करना। तो अपना वर्किंग कैसे कमेंस करता है, इंफॉर्मेशन मिला, गूगल तू कुछ गड़बड़ कर रहा है, तेरे पीछे आ जाएंगे। हाँ, बात पकड़ में आ रहा है। अरे बहुत सारे एग्जांपल्स, चिंता मत करो, सीसीआई के तो मैं बहुत सारे केसेस बताऊंगा। अभी तो एक बार बेस रेडी करवा दो तुम्हारा। अच्छा, अब इसके अंदर एनसीएलटी, जी हाँ, क्वासी जुडिशियल बॉडी तो खुद ही है बहन जी, सीसीआई। अगर आपको लगता है, और हुआ भी यही कि अगर गूगल केस में अगर उनको लगा सीसीआई का उनके वो पेनल्टी से सेटिस्फाइड नहीं है, गलत लगाया है, तो कहां गए वो, अपनी अप्रोच करेंगे एनसीएलटी। अच्छा, पहले इसमें क्या बना था इन्होंने, कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल था। फिर क्या हुआ लेटर ऑन, याद देखिएगा, इसको मर्ज कर दिया गया विद एनसीएलटी। मतलब अगर सीसीआई के आपको लगता है कि सीसीआई आपके साथ फेयर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, देन यू कैन अप्रोच टू एनसीएलटी, एलएटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल। ऑलराइट, और उसके बाद भी कुछ नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट, which was in operation till 25th May 2017 with effect from 26th May 2017. Compact has been merged with the NCLT and constituted under the Competition Act 2013. Alright sir. अच्छा, एक बात तो मैं तुमको बीच में बता दूं, ये शायद पता होगी इसलिए नहीं बोला मैंने, फिर भी एक बार वापस बता दूं अगर नहीं पता था तो, कि आप जो है ना, हम लोग जब कॉम्पिटिशन एक्ट का बात करते हैं तो मेरे बच्चा लोग जिन्होंने एमसी साइट विजिट करते रहते हैं उनको तो पता है, कॉम्पिटिशन एक्ट, सीसीआई, और सीसीआई किसका अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये थोड़ा क्लियर रखिएगा माइंड में ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। ये इसलिए बताया वापस है क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को पहले बताया ऑलरेडी, जिनको नहीं पता था ना बीच में, इसलिए बता दिया एक बार नॉलेज के लिए। आइए अब देखते हैं सर, कॉम्बिनेशन एंड कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, देखो सेक्शन 5 डिफाइंस द कॉम्बिनेशन। ध्यान से सुनना, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अब एक्सप्लेन भी करेंगे। एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, शेयर, वोटिंग राइट्स और एसेट्स। डेफिनेशन को ब्रेक किया हुआ है ना, ब्रेक किया हुआ है, क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, शेयर्स, वोटिंग राइट्स, एसेट्स। फिर कहता है एक्वायरिंग of control by a person over an enterprise when such person has already direct or indirect control over the another enterprise engaged in the, यहां तक रुक जाना, क्या कर रहा है दूसरा, एक्वायरिंग कंट्रोल, एक्वायरिंग द कंट्रोल ऑफ बाय अ पर्सन। कंपनी ए या एंटरप्राइजेस, एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज के ऊपर पहले से ही अपना कंट्रोल किया हुआ है और फर्दर आगे कंट्रोल कर रहा है। देखो, एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल बाय अ पर्सन ओवर एंटरप्राइज व्हेन सच पर्सन हैज ऑलरेडी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, खुद ने या थ्रू इट्स सब्सिडरीज, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सब्सिडरीज, कंट्रोल ओवर अदर एंटरप्राइज एंगेज इन द प्रोडक्शन में एंगेज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रेडिंग ऑफ सिमिलर और आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूट्स भी हैं गुड्स, और प्रोविजन ऑफ सिमिलर और आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूटेबल सर्विसेज। डेफिनेशन को उन्होंने अच्छे से पोस्टमार्टम करके रख दिया सामने, बोला कहीं से जगह नहीं छोड़ा है। कहता है क्या कर रहा है, एक्वायरिंग कंट्रोल बाय अ पर्सन, एक्वायरिंग कंट्रोल बाय अ पर्सन ओवर एन एंटरप्राइज इन व्हिच सच पर्सन हैज ऑलरेडी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैज कंट्रोल। और कंट्रोल का मतलब कह रहा है कि वो एंटरप्राइज कैसी है, जो एंटरप्राइज को कंट्रोल कर रहा है, एंगेज इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो मेरे साथ में, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग ऑफ सिमिलर और आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स, या हो सकता है प्रोविजन
सर्विसेज के लिए प्रोविजन बनती है ना, तो प्रोविजन ऑफ सिमिलर और आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूटेबल सर्विसेज। फिर कहता है मर्जर और अमलगमेशन, ये भी कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या है पहले से कहा, कॉम्बिनेशन का मतलब है चाहे आप एक्वायर कर रहे हैं क्या, कंट्रोल, शेयर, वोटिंग राइट्स और असेट्स याद करना है, एग्जाम में डेफिनेटिव डेफिनेशन लिखना जरूरी है इसका, ठीक है। फिर या एक्वायरिंग कंट्रोल बाय अ पर्सन ओवर एन एंटरप्राइज व्हेन दिस पर्सन हैज ऑलरेडी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल है ओवर द एंटरप्राइज एंगेज्ड इन, किसमें एंगेज्ड है, तो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो ना प्रोडक्शन, या तो कोई चीज प्रोड्यूस करती है या डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, जैसे मार्केटिंग कंपनीज बेसिकली इनका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं, या ट्रेडिंग ऑफ सिमिलर और आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स, या प्रोविजन हो सकता है, किस चीज का प्रोविजन हो सकता है, सिमिलर, आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूटेबल सर्विसेज, मर्जर और अमलगमेशन। अ कॉम्बिनेशन बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड इज रेगुलेटेड अंडर द एक्ट। बियॉन्ड का मतलब अभी बताने वाला हूं। सेक्शन 6 डिक्लेयर्स अ कॉम्बिनेशन इज वॉइड, अगर भाई एडवर्स इफेक्ट डाला तो छोड़ेंगे नहीं। काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन, यार ये तो मैं तुमको पढ़ा चुका हूं यार, अभी सबसे पहले चैप्टर यहीं से स्टार्ट करता हूं। क्या काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन कहता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, कंपनी ए भी कार मैन्युफैक्चर है, समझो। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, कंपनी ए भी कार मैन्युफैक्चरिंग करती है, कंपनी बी भी कार मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो ये दोनों में कैसा डायरेक्ट कंपटीशन है, ये भाई साहब आपस में मिल रहे हैं, दोनों मिल गए, ए एंड बी मिल गए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा अब समझो दूसरी बात, आगे सुनो। अब हो सकता है कंपनी ए जो है, कंपनी ए क्या करती है, कार का सीट्स बनाता है, ठीक है, और कंपनी जो बी है वो मान लीजिएगा एग्जांपल दे रहे हैं, इंजन्स बनाता है, ठीक है। तो दोनों में, दोनों क्या है, दोनों डायरेक्ट कंपटीशन है, नहीं डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, बट दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कार, लेकिन एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेन। एक कार का सीट्स बना रहा है, एक कार का इंजन बना रहा है, आपस में अगर ये मिल जाएगा ऑफकोर्स के बेनिफिट्स तो मिलेंगे, ये भी कॉम्बिनेशन है, कैसा, वर्टिकल। फिर कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या है, इधर से उधर मिल रहे हैं आपस में, मतलब एक कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग है, बात पकड़ना, ठीक है, और एक कंपनी जो कि बिल्कुल अलग है उससे, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन है, बात पकड़ मारा है। आपने देखा ना रिलायंस के अलग अलग बिजनेसेस हैं, उनमें जो एब्सोल्यूट अलग बिजनेसेस हैं, अगर वो आपस में मिल रहा है तो क्या हो रहा है, वो कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। सर आपने बताया, अरे पूरा का पूरा चैप्टर रटा रखा है यार, चैप्टर फंसा के पढ़ो मेरा, अगर नहीं देखा है तो बता रखा है वैसे तो, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ इसको। डोमेस्टिक कॉम्बिनेशन क्या होगा, अरे भैया जब इंडिया का कंपनी आपस में भिड़ रहा है, मतलब कंपनी ए भी इंडिया से है और कंपनी बी भी इंडिया से, तो आपस में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, बात पकड़ में आया, डोमेस्टिक कॉम्बिनेशन है। क्रॉस बॉर्डर कॉम्बिनेशन का बात करेंगे तब ऑफ कोर्स एक जो है आपका इंडियन है और दूसरा कहाँ है, इंटरनेशनल मार्केट में, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, वो क्रॉस बॉर्डर कॉम्बिनेशन। एक बार रीड करवा देता हूं, देखो, क्रॉस बॉर्डर कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व्स जॉइनिंग टुगेदर टू और मोर एंटरप्राइजेस वेयर वन और मोर ऑफ द डैम आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। In such combination need to be approved by the QCI only if the overseas enterprise satisfy the local nexus test stated in section 5. See, local nexus test क्या है, nexus मतलब होता है रिलेशनशिप। सेक्शन 5 में बताया कि अगर वो कॉम्बिनेशन है और वो थ्रेशोल्ड को टच कर रहा है तो ऑफ कोर्स आपको अप्रूवल लगेगा, ठीक है। ऑलराइट सर, अब देखो यहाँ से ना पूरा कहानी शुरू होता है कॉम्बिनेशन रेगुलेशंस का, ध्यान सुनना, जिसमें हम लोग दो क्राइटेरिया देखेंगे, मैं तुमको सीधे बात पे लेके आता हूं, लेकिन अभी रुक जाओ, एक बार हम देखो यहां पर आओ, व्हाट इज कॉम्बिनेशन, जैसे वही पढ़ा हूं, ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। प्रोवाइड्स दैट financial thresholds हाईलाइट कीजिएगा and all combination exceeding these financial thresholds are required to be mandatorily approved by the commission। ये अगर टच कर लिया, क्या टच कर लिया जी, देखो अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे क्लॉजेस में ध्यान देखना, यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्लॉज ए बी सेक्शन 5 के अंदर कह रहा हूँ एंड सी, एक बार तीनों सिर्फ रीड कर रहे हैं एक बार, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग। आओ, a combination is formed if acquisition by one person or enterprise of control, share, voting rights or assets of another enterprise, person or enterprise subject to the certain threshold requirements, that is minimum assets valuation or turnover within or outside India, within or outside India। सर कितनी बार बताएंगे, समझने के लिए तो बार बार एक बार देखना पड़ेगा, मुझे तो पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से रटा हुआ है और इवन यू नो आई एम प्रैक्टिसिंग सो आई नो दैट वेरी वेल, बट आप लोगों के लिए नया है इसलिए बार बार बोलना है, और जिन्होंने पहले पढ़ा है भूल गए होंगे तो उनके लिए बार बार रिकॉल जाएगा, इसलिए बार बार रीड करके बता रहा हूँ। यहाँ पे क्लॉज 5 कहता है
Combination is formed if the acquisition of control by a person over the enterprise when such person has already acquired direct or indirect control over the other enterprise engaged in the production, distribution, payment of similar, identical, substitutable goods. याद रखिएगा ये 5 जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, पोस्टमार्टम किया. फिर C कहता है मर्जर. तो आपको याद होगा अभी हमने ऊपर जब डेफिनेशन पढ़ा इधर, आओ कई जगह रिपीट हो रहा है इसलिए तुमको बता रहे हैं, ये जो हमने पढ़ा सेक्शन 5 ने यही बात बोला. ठीक है, अब अगर ये बातें हो रही हैं, मतलब एक्विजिशन अगर हो रहा है या कंट्रोल हो रहा है या मर्जर अमलगमेशन हो रहा है और उसका तड़का लग गया कहां जाकर, उसका तड़का लग गया इस टेबल के अंदर, तो सीसीआई की अप्रूवल मैंडेटरी है मेरे भाई. हाँ सुन लो, देखो थ्रेशोल्ड फॉर फाइलिंग नोटिस, मतलब अब आप का बोर्ड मीटिंग होगा और आप अगर कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं, आई होप समझ में आ गया. कॉम्बिनेशन 3 तरह से देख रहे हैं, एक्विजिशन का, कंट्रोल, शेयर, वोटिंग राइट्स, एसेट्स, यार बताया था ना, या एक्वायरिंग कंट्रोल जिसमें ऑलरेडी कंट्रोल्ड है एंटरप्राइज का, वो आगे फर्दर कंट्रोल कर रहा है, या मर्जर और अमलगमेशन का बात हो रहा है. अगर इस कैटेगरी में जा रहा है, आपका बोर्ड अप्रूव कर रहा है और उसका साइज, फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड अगर इस कैटेगरी में आ रही है, तो फिर आपके लिए अनिवार्य है, जी हाँ कंपलसरी है कि आप सीसीआई को नोटिस भेजेंगे. सीसीआई उसे एग्जामिन करेगा, सब बताऊंगा, ठीक है, एग्जामिन करेगा और एग्जामिन करने के बाद में बिना उसके अप्रूवल के आप याद रखिएगा ये कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते हैं. सो आओ, कहता है एंटरप्राइज लेवल और ग्रुप लेवल दो तरह पर है. हम समझते हैं, एक हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडिविजुअल एंटरप्राइज लेवल पर, जहां पर अगर ये कॉम्बिनेशन का रिजल्ट, मतलब अगर कंपनी ए बी आपस में मिल रहे हैं या ए बी एंड सी आपस में मिलकर कर रहे हैं काम, ठीक है, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा, और वो कॉम्बिनेशन इंडिया से ही बिलोंग कर रहा है, उसमें एसेट्स का साइज 2000 करोड़ से ज्यादा का है या टर्नओवर उसका 6000 करोड़ से ज्यादा का है. हम दोनों में चेक कर लेंगे, एसेट्स देख लेंगे, एसेट्स क्या कॉम्बिनेशन से. अच्छा कॉम्बिनेशन और क्लियर कर दूं एक बार और, भाई सुन लो ध्यान से. जैसे कंपनी ए बी और सी, तो इस कंपनी कॉम्बिनेशन में जो जो रिलेवेंट एसेट्स होंगी ना, मतलब जैसे कंपनी ए का जो बिजनेस है एग्जैक्टली बी का जो है और सी का जो है, इनसे रिलेटेड एसेट्स को ही यहां पर कंसीडर करेंगे. बात पकड़ में आ रहा है. कई बार आपने देखा होगा ना, कंपनी ए के 3 बिजनेस हैं, मान लो एक बार के लिए वो FMCG का भी बिजनेस करती है, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी है, और वो मान के चलिए साथ के साथ में किसी टेलीकॉम सेक्टर में भी है. अकेली एक कंपनी, जैसे महिंद्रा का खूब सारे बिजनेस, रिलायंस के बहुत सारे बिजनेस हैं, ठीक है, लेकिन जो FMCG वाला है ना, वही बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो उसके उठा के ये थोड़ा कर लोगे, रिलेवेंट ही कंसीडर करना है. सर ये तो मैं पता था, नहीं पता होता तुम लोगों को, इसलिए बता रहे हैं. तुम ए लिमिटेड देखा, ए लिमिटेड उठा के वही देख लिया, ए लिमिटेड का कौन सा बिजनेस कॉम्बिनेशन में हो रहा है उसकी वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है. सो अगर इंडिया में है, कॉम्बिनेशन होने के बाद का वैल्यू अगर 2000 करोड़ से ज्यादा का सेट्स है या और टर्नओवर 6000 करोड़ से ज्यादा का है, तो भाई अप्रूवल लगेगा. फिर कहता है अगर वर्ल्ड वाइड विद इंडियन लैग, मतलब ऑफ कोर्स आप कैसे कर रहे हो, क्रॉस बॉर्डर कॉम्बिनेशन कर रहे हो, तब देखेंगे क्या, मोर देन $1 बिलियन. अरे यार बड़े खतरनाक पैसे की बात हो रही है, जिसमें इंडिया का एटलीस्ट कितना 1000 करोड़ हो. वहीं पर अगर 3 बिलियन हम देखें टर्नओवर और 3000 करोड़ इंडिया से टर्नओवर कंसीडर करेंगे, ठीक है. ऑलराइट सर, अब एक ग्रुप लेवल पे ऑफकोर्स बढ़ जाएगा, ग्रुप लेवल पे ऑफकोर्स बढ़ जाएगा. महिंद्रा क्या है, एक बड़ा ग्रुप है भाई, रिलायंस क्या है, बड़ा ग्रुप है, टाटास क्या है, बड़ा ग्रुप है. तो ऐसे ग्रुप लेवल पे अगर हो रहा है तो इंडिया में 8000 करोड़ से ज्यादा का कॉम्बिनेशन अगर हो रहा है, तो ऑफकोर्स एसेट्स की वैल्यूएशन देखेंगे दोनों मिलाकर, अगर 8000 करोड़ ज्यादा का है सीधे का अप्रूवल लगेगा. वही इंटरनेशनल लैक पे अगर देखें हम लोग, तो 4 बिलियन एंड 1000 करोड़ इन इंडिया. सेम यहाँ पर 24,000 करोड़ टर्नओवर एंड 12 बिलियन डॉलर एंड 3000 करोड़ इन इंडिया. ये सेम पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है. खास तौर से जब हम बात करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, जब वर्ल्ड वाइड लैग पे देखेंगे, सिर्फ यहाँ पे याद रखिएगा ये 4 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए, लेकिन इंडिया लैग पे हम लोग 1000 करोड़ ही कंसिडर करेंगे. उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है. ये टेबल यार बहुत सिंपल टेबल है, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. अब देखो छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ तक डेमिनिस एग्जाम्पशन. डेमिनिस एग्जाम्पशन का मतलब यहाँ पर यह है कि जो स्मॉल टारगेट्स थे, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगा कि भाई इनको ना अप्रूवल प्रोसेस में मत डालो, ये बहुत वक्त लग जाएगा और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो स्मॉल टारगेट्स का मतलब जिन कंपनीज जो कॉम्बिनेशन का करने के बाद में 350 करोड़ से कम है,
क्या सर, कंपनी ए बी सी आपस में मिल रहे हैं, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं और उनका एसेट्स का जो साइज है वो कितना हो रहा है, 350 करोड़ से कम है या 1000 करोड़ से कम है, ऐसे में उन्हें अप्रूवल का रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर एक और अभी ना एक नोटिफिकेशन निकाला गया और ये कहा 27 मार्च 2027 तक, 27 मार्च 2027 तक इन्हें और एग्जाम्शन दे दिया, मतलब फर्दर 5 इयर्स के लिए एग्जाम्शन और दे दिया गया। ये सर रीड करना है नहीं, सिर्फ इतना ही सुनने तो बता रहा हूं, बात पकड़ में आ रहा है, तुम सुनो ध्यान से चीजों को, ठीक है। इस चैप्टर में ना बहुत पढ़ने की चीजें, ऐसी चीजें जहां पर हमको कौशल बनेगा, ये सब इसलिए पता होना जरूरी है आप लोगों को, ताकि आगे जब केस स्टडी सॉल्व करोगे तो क्लैरिटी तो आए। ऑब्जेक्टिव क्यों याद करवा रहा हूं बार बार, ताकि ऑब्जेक्टिव जब आप एग्जामिन करोगे केस स्टडी को तो देखोगे ना कि वो उसके ऑब्जेक्टिव में है नहीं है वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वो कर रही है, तो ऑफकोर्स उसके एक्शंस वैलिड माने जाएंगे। कॉम्बिनेशन पहले पता होना चाहिए, कॉम्बिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। कॉम्बिनेशन डेफिनेशन में अगर फॉलो हो रहा है सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, तो अभी तो भाई सेक्शन 6 के प्रोसीजर को फॉलो करना है, मतलब अप्रूवल लेना है, इसलिए रीड करवा रहे हैं बार बार। अच्छा यहाँ है ना, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, आपके मैं नहीं बता रखा था, मैं बता दूं आपको, ऐसे मैं पहले एक देर रखा था, मेड्यूल में वापस ने लिखा है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बेसिकली जो ऑयल में थी ना, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में थी, क्या है, ठीक है, उनको भी 5 इयर्स के लिए एग्जामिशन दिया गया। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पढ़ा है ना, गवर्नेंस के अंदर सेक्टर पब्लिक सेक्टर, सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनको भी जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर थे उनको भी 5 ईयर के लिए एग्जाम्पशन दिया गया फॉर द पर्पस ऑफ, ठीक है, आप कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो आप एग्जाम्प्ट हैं। इवन इनकी सब्सिडरीज को भी इंक्लूड किया गया है उसके अंदर, ये एक नॉलेज के लिए बात ऐड करने के लिए कह रहा हूं। आगे वैसे चैप्टर में जाएंगे डिटेल में तो बताऊंगा वहां पे भी, ठीक है। अब ये एक छोटा सा पैराग्राफ जो कि हम अभी रीड कर लेते हैं फटाफट से, देखो आओ। Notice prescribe the determination of value of assets and turnover where a portion of an enterprise or division of business is being acquired। अभी बताया था जो proportion बिजनेस का या डिवीजन का एक्वायर किया जा रहा है उसी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो हम एसेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं तब और चाहे हम उसका टर्नओवर कैलकुलेट तब। According to said notification, in such case, value of assets and of said portion or division of business or attributable to it, जो से belong करता होगा सिर्फ वही, shall be relevant assets and turnover to be taken into account for the purpose of calculating the threshold under the section 5 of the act. The value of the said portion or division business shall be determined by taking the book value of the assets, highlight करना, book value of the assets shown. Auditor book of accounts of the enterprise as per the statutory auditor report where the financial statements have not yet become due to be filed the financial year immediately preceding the financial year in which the date of the proposed combination falls। लेटेस्ट चेक करेंगे तरीके से। and it is used by the depreciation and the value of the asset shall include the brand value, highlight करना important है, brand value, वैल्यू ऑफ गुड्स, एग्जांपल हो सकता है न्यूमेरिकल दे दे, तो ये याद रखना, एसेट्स की वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हो ध्यान रखना है, ब्रांड वैल्यू, गुडविल, कॉपीराइट है या आपका पेटेंट, परमिटेड यूज, कलेक्टिव मार्क, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स, रजिस्टर्ड यूजर, या ह्यूमनियस जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, डिजाइन, लेआउट, डिजाइन, सिमिलर अदर कमर्शियल राइट्स, ये भी कंसीडर किए जाएंगे एसेट्स की जब वैल्यूएशन कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। The turnover of the said portion or division business shall be certified by the statutory auditor on the basis of the latest available account of that company। ये डेफिनेशन इसलिए पढ़ा रहा हूं, अगर बाई चांस आ गया तो हमें थोड़ा नॉलेज में रहेगा कि हम एसेट्स की वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो वही रिलीवेंट एसेट्स हम लोग देखेंगे और वही रिलीवेंट हम टर्नओवर देखेंगे, कैसे, जिस बिजनेस को डिवीजन को एक्वायर किया जा रहा है सिर्फ उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। While we calculate the assets, we also consider what, चाहे वो पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, कलेक्टिव मार्क्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं उनको भी हम एसेट्स में कैलकुलेट करेंगे जो उस पर्टिकुलर बिजनेस या डिवीजन से रिलेट कर रही हैं। ऑलराइट, अच्छा यही उन्होंने ग्रुप की डेफिनेशन दिया। ग्रुप की डेफिनेशन में क्या बोला कि भैया ये भी देख लें क्योंकि ग्रुप भी एग्जाम्प्ट है। ग्रुप कब एग्जाम्प्ट है, ग्रुप लेवल पे तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ग्रुप कब एग्जाम्प्ट है उसकी कंडीशन देखते हैं, देखो फटाफट से। एज पर नोटिफिकेशन यहां पर क्या कर रहा है, ग्रुप एक्सरसाइजिंग लेस देन 50%। अब ये एग्जाम्पशन कब दे रहा है, अगर ग्रुप कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है लेस देन 50% इन एंटरप्राइज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5, मतलब सेक्शन 5 में आप थ्रेशोल्ड में, मतलब आपको ग्रुप ट्रीट नहीं करेंगे, मतलब क्या है सर, इसका सीधी सी बात है ना, आप यहां पर ग्रुप कह रहे हो, आपको ग्रुप ट्रीट किया जा रहा है कब, जब अगर आपका कंट्रोल 50% या से ज्यादा है तब,
The exemption to the group exercising the less than 50% of voting rights in other enterprise. अब करने जा रहे हो कॉम्बिनेशन, अब इस ग्रुप का लेस देखो समझो, ग्रुप का मतलब क्या निकल रहा है, एक कंपनी दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी एक ही विंग में कंट्रोल हो रही है। महिंद्रा के कई सारे बिजनेस हैं, पर महिंद्रा का एक जो मेन बिजनेस है महिंद्रा वो क्या कर रहा है, उसके अपने और बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है। तो उसे ग्रुप कब बोलेंगे, वो ग्रुप बोलेंगे जब वो उस पर 50% और उससे ज्यादा अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा हो। बात पकड़ में आ रहा है। अब कंट्रोल कैसे होता था, वोटिंग राइट्स इन अदर एंटरप्राइज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5। तो अगर ऐसा नहीं है, कंपनी ABCD एक ही ग्रुप में आती है, अरे यार ऐसे समझो XYZ लिमिटेड, इसके 3 कंपनीज हैं XYZ। अब ये तीनों ना XYZ लिमिटेड के हम बोलेंगे क्या हो गया, XYZ लिमिटेड क्या हो गया, ग्रुप हो गया। इनके अलग अलग बिजनेस हैं XYZ के, ठीक है, ध्यान सुन जाना, XYZ लिमिटेड के अपने बिजनेस हैं। अब X में XYZ लिमिटेड जो है ना, X कंपनी के अंदर X लिमिटेड, Y लिमिटेड, Z लिमिटेड, ये तीनों अलग अलग कंपनीज हैं, ठीक है। X लिमिटेड में लेस देन 50% अगर वो अपने वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज कर रहा है तो फिर वो ग्रुप कैटेगरी में ट्रीट नहीं कर रहे हैं उसको हम। ना ग्रुप मींस 2 और मोर एंटरप्राइजेस विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ग्रुप का मतलब क्या है, 2 और मोर, याद रखना 2 और मोर एंटरप्राइजेस which directly or indirectly are in a position to exercise 50% or more of the voting rights in other enterprise, or appoint more than 50% of member of the board of directors in other enterprise, या control the management or affairs of the enterprise। कंट्रोल का मतलब क्या है कि भैया बिना हमारी परमिशन आप कोई एक्शन ले नहीं सकते हो। तो मतलब कंट्रोल कैसा है कि उसके मैनेजमेंट को, उसका अफेयर्स को कंट्रोल करना। बात पकड़ में आ रहा है। अब यहाँ पे फिर सुन लेना, ग्रुप की डेफिनेशन क्यों कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप टेस्ट कर पाओगे कि वो ग्रुप फॉल होता है एज पर सेक्शन 5 और नॉट। यहाँ अगर वो ग्रुप की डेफिनेशन पास करेगा तभी तो जाकर यहाँ पर थ्रेशोल्ड में अटकेगा। तो ग्रुप का मतलब क्या है कि ग्रुप का मतलब जब 2 और मोर एंटरप्राइजेस किसी एक एंटरप्राइजेस में या तो 50% से ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं उसके वोटिंग राइट्स को, या उसके पास पावर है टू अपॉइंट मोर देन 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द बोर्ड ऑफ द अदर एंटरप्राइज, या कंट्रोल कर रहे हैं मैनेजमेंट और अफेयर्स। और पकड़ में आ रहा है। अब सेक्शन 5 ना यहां तक का एक बार फटाफट से रिवाइज करो। कोई भी डाउट क्वेरी है NRK9 के व्हाट्सएप में भेजो, कमेंट बॉक्स में पूछो, कमेंट बॉक्स में पूछो, जहां पूछना है पूछो, लेकिन अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका अगला है, लेकिन इससे पहले जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास है वो याद रखिएगा आपका RCD का है, उसे मत देखना छोड़ना। और आज का टेस्ट बिल्कुल मिस मत करना। गुड बाय, टेक केयर।